हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। फिर से आज चर्चा का विषय हम लोग समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर से लेकर के संबंधित चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि आगामी परीक्षाओं की जो घड़ियां हैं वो बड़ी निकट आते जा रही हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में काफ़ी व्याकुलता है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। तो बस ये समय अपने पर विश्वास करने का है। जो आपने लगातार कुछ माह से लगातार जो आपने अच्छी मेहनत की है उसी पर विश्वास करें, उसी को बार बार रिटर्न करें। आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं खोएगा। जो भी परिणाम होगा वो देखा जाएगा। और प्रयास उसके बाद अनवरत रखना है, लगातार करते रहना है। उसी पर एग्जाम से की कसौटी टिकी हुई रहती है। आपका अथक प्रयास आपके साथ अगर पॉजिटिव होता है बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी कारण से अप एंड डाउन होता है तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल भी व्यथित नहीं करना है। और लगातार जो पढ़ रखा है आपका पढ़ा हुआ कोई चुरा नहीं सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है। तो ऐसी स्थिति में उस पर विश्वास रखें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जहाँ तक है जितना आपने प्रयास किया है आपकी सफलता की डगर आपको लेकर के आपके लक्ष्य तक लेकर के पहुंचेगी। ये मेरा पूर्ण रूप से अटूट विश्वास है। तो इसलिए धैर्य रखें, आराम से सामंजस्य से परीक्षाओं को देने जाएं और उनका स्वागत करें। और अंतिम समय तक परीक्षा में बैठ करके परीक्षा के प्रश्नों से लड़ने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करें। विकल्पों पर किस तरह से संचालन होगा या किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं उन विकल्पों पर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसके 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से 2 विकल्प तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब बात आई 2 विकल्प में से कोई एक होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट एक अच्छे प्योरिटी के साथ उठा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उन क्वेश्चनों को भी आपको करके आना है, क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षाएं आपका सॉलिड मास के रूप में काम नहीं करती हैं, बल्कि रिस्क लेना ही पड़ता है। तो आप उसमें रिस्क लीजिए और आराम से परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट के रूप में अत्यधिक क्वेश्चनों को समेटने का प्रयास करें। और उसके बाद रिस्क लेकर के परीक्षाओं को करके आइए और परीक्षाओं के भाव को समझिए। परीक्षाएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार का उसका पैटर्न है। जब इतना पढ़ा होगा तो आप 100% पहचान सकते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा है, यह कठिन है या सरल है, ये हमारे पढ़ने के जो जो हमने जितनी मेहनत की है उसके अनुरूप उस पर ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनका जो पढ़ने का करैक्टर होता है या कह लीजिए पढ़ने का जो तरीका है वो लगभग सब में समानता जैसी देखने को मिलती है। आप भी उन्हीं आयामों से पढ़ करके जा रहे हैं जिन आयामों से टॉपर भी पढ़ के जा रहा होगा, उन्हीं आयामों से वो पढ़ करके जा रहा है जो उसमें पास होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपने अंदर विश्वास करना है और विश्वास के साथ परीक्षा में बैठ करके धैर्य के साथ चीज़ें करनी है। रोल नंबर या अन्य चीज़ें बिल्कुल विधिवत और व्यवस्थित तरीके से उसको भरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और परीक्षा से एक दिन पहले आप बिल्कुल आराम से क्या कहते हैं धैर्य के साथ चीज़ों को समेटने का प्रयास करें और बिल्कुल भी ऐसी बेचैनी ना दिखाएं। कहने का अर्थ अच्छी नींद लेकर के परीक्षा भवन में जाएं। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि एक दिन पहले आप आराम से रिलैक्स हो जाएं और रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें सामग्री जो जो उसमें मांगी है उन सबको लेकर के जाएं। किसी प्रकार की कोई घबराहट ना हो। ये चीज़ें तो वही विद्यार्थी करता है जिसने लगातार गत क्या कहते हैं महीनों में लगातार तैयारी करते हुए आगे बढ़ा है। तो ऐसा विद्यार्थी बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर के कोलाहल नहीं करेगा और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से परीक्षा में विदाउट टेंशन बैठेगा और वो परीक्षा उस दिन उसका स्वागत करेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर की चीज़ों पर हम फिर से चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन इसमें आपसे कहता है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित 2 महत्वपूर्ण हॉलों, दरबार हॉल और आपका अशोक हॉल, एक आपका दे रखा है दरबार हॉल और दूसरा दे रखा है अशोक हॉल, के नाम बदल करके क्रमशः क्या कर दिया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन में जो महत्वपूर्ण 2 हॉल हैं जिनका नाम दरबार हॉल और अशोक हॉल है उनके नाम बदल दिए गए और उनके नाम बदल करके क्रमशः आपका गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, स्वतंत्रता मंडप, विजय मंडप, स्वाभिमान मंडप, गौरव मंडप, आनंद मंडप मंडपम और प्रज्ञान मंडपम। तो इसका सही जवाब है गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। इसके नाम ये कर दिए गए हैं गणतंत्र और अशोक, गणतंत्र और अशोक। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। इसमें असम में चराईदेव जनपद में स्थित अहोम राजवंश के राजाओं को दफनाने के प्रतीक मोइद्दम को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए जाने के साथ ही भारत में यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में यूनेस्को विरासत स्थलों की सूचियां जो है वो आपका कितनी हो चुकी है। तो इसका सही जवाब है 40, 41, 42 और 43। इसका सही जवाब आएगा 43। 43 इसकी संख्या हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन सचिवालय द्वारा
25 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना के द्वारा, ये जो पहला क्वेश्चन था उसका जो विशेष पार्ट है उसको यहाँ पर इंडिकेट किया, एक बार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भवन सचिवालय द्वारा 25 जुलाई 2024 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा संसद भवन परिसर में स्थित दरबार हॉल एवं अशोक हॉल के नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिए गए हैं। दरबार हॉल एक अशोक एवं अशोक हॉल का निर्माण ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कराया गया था। दरबार हॉल को आजादी से पहले सिंहासन रूम कहा जाता था, जिसमें भारत के वायसराय एवं उनकी पत्नी के लिए 2 सिंहासन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के पहले मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह इसी हॉल में हुआ था। उसके बाद से इस हॉल का उपयोग मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा भारत के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने के लिए एवं नागरिकों व सैन्य अलंकरण समारोहों के लिए किया जाता रहा है। अशोक हॉल अंग्रेजों के शासनकाल में बॉल रूम कहलाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका उपयोग विदेशी एवं भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की बैठकों के लिए तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए किए जाने वाले राजभोग के लिए किया जाता था। तो अभी नाम परिवर्तित हुए, उन्हीं को लेकर के ये एक विशेष पार्ट था जो राष्ट्रपति भवन से संबंधित व्यवस्था को इंडिकेट करता हुआ बता रहा था, तो इसे फॉलो कर लेंगे। अगला पार्ट है संघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया है। संघाई सहयोग संगठन के 24वें, जो संघाई में आपका सहयोग संगठन हुआ 24वां शिखर सम्मेलन, इसमें किस देश के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया है। भारत, पाकिस्तान, रूस और ईरान। तो इसका जवाब होगा भारत। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। पाकिस्तान, रूस और ईरान ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को विरासत स्थल सूची, ये थोड़ा सा विशेषताएं आगे पीछे हो गई हैं। भारत में यूनेस्को विरासत स्थल सूची की कुल संख्या 43 स्थल है। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का विस्तार देखने को मिल रहा है। तो ये 43 स्थल हो गए, जिनमें से 35 सांस्कृतिक स्थल है, आपका 7 प्राकृतिक स्थल है तथा एक मिश्रित स्थल के रूप में है, और ये टोटल संख्या जो है 43। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो पहला था राष्ट्रपति भवन वाला, इसकी जो मैंने आपका डिस्क्राइब किया वो दूसरे क्वेश्चन के बाद किया है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन था कि असम में चराइदेव जनपद में स्थित अहोम राजवंश के राजाओं वाला, भारत में यूनेस्को विरासत स्थल में 43 है, और इसका जो मैंने आपका विश्लेषण किया वो तीसरे क्वेश्चन के बाद किया है। भारत में यूनेस्को विरासत स्थल में कुल 43 स्थल शामिल है, जिनमें से 35 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे का क्रम हुआ है, तो आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि संघाई आपका जो सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन था, उसमें किस देश के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया, तो भारत आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके पास इंडिकेट हो रहा है, चौथा प्रश्न आपसे कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है। संघाई सहयोग संगठन का आपका 10वां और नवीनतम आपका सदस्य बना है मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब आपके पास आएगा बेलारूस। क्या आएगा? बेलारूस। बेलारूस जो है इस संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वदवा सेवन निम्नलिखित में से किस रोग के उन्मूलन माने उसे जड़ से हटाना की प्रमुख रणनीति है। तपेदिक टीबी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, आपका लिम्फेटिक, फाइलेरिया और मलेरिया किससे संबंधित है? तो ये आपका फाइलेरिया लिम्फेटिक से संबंधित है। सर्वदवा सेवन आपका लिम्फेटिक फाइलेरिया से संबंधित है। भारत के आगमन पर वीजा सुविधा निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को प्राप्त की गई? भारत के आगमन पर वीजा की सुविधा जो है निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को प्राप्त की गई है? जापान, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब आएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके इसका सही जवाब होगा। तो आगमन पर वीजा सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, इसी में इसका विस्तार दे रखा है। जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को पर्यटन कॉन्फ्रेंसों में भाग लेने तथा इलाज कराने के लिए 60 दिनों तक की अवधि के लिए दोहरे प्रवेश हेतु आगमन पर वीजा सुविधा देश के 6 अधिकृत हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। तो इसमें प्रश्न है, एक मिनट फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है प्रश्न में, कि भारत के आगमन पर वीजा सुविधा निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है शब्द है, तो ये यूनाइटेड किंगडम, जबकि जापान, आपका दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों को आपका यह सुविधा
प्रदान की गई है, यूनाइटेड किंगडम को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है। अगला पॉइंट है, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात में 60 दिनों तक की अवधि के लिए दोहरे प्रवेश हेतु आगमन वीजा दिया गया है। अगला प्रश्न है, तरंग शक्ति 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? थल सेना अभ्यास से, वायुसेना अभ्यास से, जल सेना अभ्यास से और कोस्ट गार्ड आपका अभ्यास से। तो इसका सही जवाब आएगा तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 का संबंध जो आएगा वायुसेना आपके अभ्यास से संबंधित होगा, वायुसेना के अभ्यास से इसका संबंध होगा आपका तरंग शक्ति 2024 का। अगला प्रश्न है, 30 देशों के वायुसेनाओं के लड़ाकू विमानों में तरंग शक्ति 2024 के पहले चरण में आपका कोयंबटूर जनपद तमिलनाडु में के सुलूर एयर बेस में 6 अगस्त 2024 से 13 अगस्त 2024 तक भाग लिया। दूसरा चरण आपका राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो फिजी का आपका एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये किसे प्रदान किया गया? भारत की राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोआ और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री आपका ऋषि सुनक। तो इसका सही जवाब आएगा भारत के राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली आपका कटो निवेरी ने 6 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये फिजी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। आपका प्रोफेसर सैयद वाजिद अहमद नकवी, आपका प्रोफेसर आपका भीम सिंह, डॉक्टर संजय बिहारी और गोविंद राजन पद्मनाभन। इसका सही जवाब है गोविंद राजन पद्मनाभन। गोविंद राजन पद्मनाभन एक जाने माने बायो केमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेट्रा गंगा एवं नेट्रा जंबो एक निम्नलिखित में से किसकी संकर प्रजाति है? नारियल की, काजू की, सेब की, आम की। तो किसकी प्रजाति है ये? तो आप इसका सही जवाब देंगे काजू की। किसकी है? काजू की। अभी मैंने आप लोगों को इसमें क्वेश्चन 1 पढ़ाया था कि 9वां क्वेश्चन था ये, भारत में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको मिला है, ठीक है। और अभी 10वां क्वेश्चन हमारा था कि नेट्रा गंगा एवं नेट्रा जंबो एक निम्नलिखित में से किसकी संकर प्रजाति है? तो ये काजू की आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजू की एक नई संकर प्रजाति नेट्रा जंबो एक काजू अनुसंधान के निदेशक दिनकर अडिगा और उनकी टीम द्वारा नेट्रा गंगा संकर प्रजाति एवं पूर्व प्रभारी निदेशक गंगाधर नायक और उनकी टीम द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित सरकार का तख्तापलट किया गया, जिसके चलते उस देश के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देकर देश छोड़कर भागना पड़ा? तो आप जानते ही हैं कि काफी उस देश में काफी दिक्कतें आई और उस देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें देश छोड़ करके भागना भी पड़ा। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। क्या आएगा? बांग्लादेश, ठीक है ना। पेरिस फ्रांस के में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2024 में अग्रलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता? निशानेबाजी, हॉकी, भाला फेंक, जिसे हम जेवेलिन आपका थ्रो के नाम से जानते हैं। तो इसमें निशानेबाजी में भी जीता हमने, हॉकी में भी जीता और भाला फेंक में जीता। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028, आपका 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 निम्नलिखित में से किस देश में होना प्रस्तावित है? लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, आपका नौशानतारा इंडोनेशिया, इस्तांबुल आपका टर्की। तो ये कहाँ होने वाला है? लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 34वें ग्रीष्मकालीन आपका वो। अभी हाल ही में आपका तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते में निम्नलिखित में से किस शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष को सम्मानित किया गया? तो सीधी सी बात है, प्रश्न जब हम भारतीय पृष्ठभूमि के लेकर के चल रहे हैं तो इसमें महत्वपूर्ण यही होगा कि भारत के ही किसी को मिला होगा। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ये तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
तिमोर लेस्ते सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, ठीक है, आपका कोडेडी आइवर कोस्ट तथा घाना विश्व में 60% कोको बीन्स का उत्पादन करता है। युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में जुड़ा है? इंडोनेशिया, मॉरिशस, मलेशिया और नेपाल। तो इसका सही जवाब है युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024। इसका संबंध मलेशिया से है। कहां से है? मलेशिया। तो इसका आयोजन किस देश में हुआ था? मलेशिया में हुआ था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान देश में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में पहला स्थान आपका रख रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा ऐसा संस्थान है जो पहला स्थान रख रहा है? बेंगलुरु का, मद्रास का, नई दिल्ली का, खड़गपुर का। तो इसका सही जवाब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो इसका सही जवाब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में से किस विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आपका चुना गया है? तो इसमें किसको चुना गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और जामिया मालिया इस्लामिया नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब आपका आएगा भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवसायों पर विचार कीजिए। पत्थर की कटाई एवं घिसाई, भवन निर्माण, पॉटरी, सेरेमिक एवं कांच विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन। उपरोक्त में से किस व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को आपका सिलिकोसिस नामक रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है? ये केवल 1 और 4, केवल 3, केवल 2 और 1, 2, 3 एवं 4 इसमें से सभी इसके पार्ट बनेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि 1, 2, 3 और 4 पत्थर की कटाई, भवन निर्माण, आपका पुट्टी, सेरेमिक और कांच विनिर्माण, खनन उत्खनन, इनमें आपका सिलिकोसिस नामक रोग होने का कारण उनके ऊपर बनता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से सर्वाधिक प्रतिभागी किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से और तमिलनाडु। तो ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक प्रतिभाग जो करने वाले लोग थे वो कहां से थे? तो हरियाणा से। इसका सही जवाब आएगा हरियाणा से, हरियाणा आएगा। अगला पॉइंट है आपके पास, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से सर्वाधिक 24 प्रतिभागी जो है अकेले हरियाणा से थे और उसके बाद 20 पंजाब से थे, 13 तमिलनाडु से थे और 8 उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक प्रतिभागी जो हैं वो हरियाणा से देखने को मिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस भार के उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किए गए हैं? 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम, 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम, 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम और 50 किलोग्राम से आपका 250 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर आएगा 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक को रखा गया है। हाल ही में घातक बीमारी मोंकी पॉक्स एक वायरस है, एक रोग दक्षिण एशिया के किस देश में आपका सूचित किया गया? दक्षिण एशिया के किस देश में? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और मालदीव में। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान में यह रोग देखने को मिला था, मोंकी पॉक्स का दक्षिण एशिया का पहला रोगी पाकिस्तान के आपका खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनख्वा में सूचित किया गया। यह व्यक्ति सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। विश्व में मोंकी पॉक्स के 96% से अधिक रोगी अकेले अफ्रीकी देश के कांगो में हमें देखने को मिलते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कह रहा है और इसमें किसको मिला है? आट्टम, कांतारा, कच्छ एक्सप्रेस और ऊंचाई, ये इसमें से किसको मिला है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आट्टम मलयालम को आपका सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? विरल शाह को, सूरज आर बड़जात्या को ऊंचाई हिंदी के लिए, ऋषभ शेट्टी को और प्रमोद कुमार फौजा हरियाणवी को। तो सूरज आर बड़जात्या ऊंचाई हिंदी के लिए इनको मिला है। अगला पॉइंट है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन व मानसी पारेख हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार प्रीतम हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशाद सदर खान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार प्रीतम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशाद सदर खान। इसमें से जो चारों ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल राइट हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 समाचारों की सुर्खियों में रहे भविष्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भविष्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंगनबाड़ी एवं बाल विकास से, पेंशनरों के लिए जीवन आपका सुगमता से, अग्निवीरों को सामाजिक आपका सुरक्षा देने से, और स्वास्थ्य कर्मियों की जीवन सुरक्षा। भविष्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 31 समाचारों में की सुर्खियों में रहे। तो क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है पेंशनरों के जीवन आपका सुगमता से, ये आपका संबंधित है। तो इस तरह से फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के हमारी एक चर्चा रही है, और मैंने आपको फिर से इसमें कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया है। इस समय लगातार टच में रहिए, क्योंकि उत्तराखंड एसआई और साथ ही साथ में कनिष्ठ सहायक जैसी परीक्षाएं हैं। तो इसके संबंध में क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं कि आपको यूट्यूब के माध्यम से ही सारी चीज़ें दे दी जाएं। अब उसके लिए एक प्रोसेसिंग पॉइंट होता है, उसके आधार पर वर्कआउट करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें क्लास के माध्यम से मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड के संबंध में, और इसमें कुछ ऐसे नोट्स के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्टली आपको समझाई जा रही कि आप उसे याद करें, उसे पढ़ें। तो इस तरह के तालमेल के माध्यम से ही हम किसी परीक्षा के सन्निकट जाकर के पहुँचते हैं और उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से इनसे जुड़िए और इनको पूरा करने का प्रयास करिए। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, बार बार आपको यही समझाना है कि अब ये समय है कि आप जितना आपने पढ़ रखा है उसको एट अ ग्लांस, एक बारीक और सरसरी निगाह से दोबारा से रिपीट कर लीजिए, उसे देख लीजिए और साथ ही साथ में उसको व्यवस्थित करिए। ये जो नोट्स आपके दिए जा रहे हैं वो उत्तराखंड एसआई की परीक्षा, साथ ही साथ में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, साथ ही साथ में एसएससी, जीडी या सेंट्रल गवर्नमेंट के होने वाली परीक्षाओं से संबंधित जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आधार पर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये करंट का पार्ट है। तो आप इसे अच्छे से मैनेज करके इकट्ठा करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।